कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज का हमारा जो मुख्य कार्यक्रम रहेगा WDRO किसानों की सेवा में क्या कुछ काम कर रहा है, इस पर एक कार्यक्रम दिखाएंगे। पिछले दिनों कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ नए अनुसंधान हुए, क्या कुछ नई जानकारी है, आइए जानकारी लेते हैं खबरें खेती में। इफ्को की 45वीं आम वार्षिक सभा संपन्न। देशज गायों में ताप सहनशीलता अधिक, विदेशों में भारतीय गाय की मांग। गोकुल ग्राम स्वयं आय अर्जित करेंगे, दूध और जैविक खाद की होगी बिक्री। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। सहकारी संस्थाओं का हमारे देश की कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश की शीर्षक संस्था इफ्को ने अपनी 45वीं आम वार्षिक सभा में किसानों के लिए अपनी तरफ से एक सौगात का ऐलान किया। कल यानी बुधवार को दिल्ली में इफ्को ने अपनी 45वीं आम वार्षिक सभा का आयोजन किया, जिसमें इफ्को ने किसानों के लिए ढेर सारी सौगातों का ऐलान किया, जिनमें प्रमुख है प्रति टन 1000 रुपये DAP और NPK खाद के दाम घटाए और इसके साथ साथ किसानों को अब प्रति बोरा 50 रुपये कम देने होंगे। इफ्को के 50 साल पूरा होने के अवसर पर संस्था के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने हमारे संवाददाता को बताया, हमने पिछले साल 3 बड़े काम किए। सबसे बड़ा काम हमने ये किया कि जो किसान लोग हमारे दवाइयों में, जो खेती में दवाइयों का इस्तेमाल होता है, जिनको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड बोलते हैं, तो उसके बारे में हमने ये अनुभव किया कि हमारे किसानों को उचित दाम पर अच्छी क्वालिटी के केमिकल नहीं मिलते। तो हमने विश्व की जो सबसे बड़ी कंपनी है और जिसका बहुत बड़ा नाम है, जापान की कंपनी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, उसके साथ इफ्को MC नाम की संस्था का गठन किया, जिसमें दोनों की इक्विटी 50-50% है और उसके माध्यम से हमने अच्छे और उचित दाम पे और अच्छी क्वालिटी के एग्रोकेमिकल शुरू किए। दूसरा जो हमने काम किया, पिछले साल हम लोगों ने एक नई संस्था को लॉन्च किया, इफ्को इमर्जिंग बाज़ार। तो उस बाज़ार में हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, आपको यहाँ पर मिलेगा भी, उसका हमने प्रोटोटाइप भी दिया है, कि जिसमें हम किसानों की छोटी मोटी जो मेडिकल की ज़रूरत होती है, किसी का BP नहीं पता लगता लोगों को, या शुगर नहीं पता लगती, आई साइड नहीं पता लगती, तो उसका बहुत कम दाम पे वहाँ चेकअप होगा, फिर उनकी आई का भी चेकअप होगा और वहाँ हर तरीके की हमारी इंश्योरेंस, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र, सीड, जो कम्युनिकेशन सेवाएं हैं, उन सब का भी एक जगह मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा हुआ कि हमारा जॉर्डन में फॉस्फोरिक एसिड प्लांट है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है। उस प्लांट को महामहिम राष्ट्रपति और वहाँ के हिज मैजेस्टी किंग ने, जॉर्डन ने एक साथ मिलकर उसका इनॉग्रेशन किया। देखिए, हम तो आज 50वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो पहले साल से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं और पिछले साल हम लोगों ने तकरीबन 1 लाख सॉइल सैंपल का किया और इस पर लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं और 1 लाख नीम के पौधे भी हमने लगाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है जो उन्होंने यूरिया को नीम कोटेड कर दिया। तो इसके कारण जो हमारे किसान हैं, उनको हर नीम से कम 750 रुपये की आमदनी होगी, क्यों 15 रुपये किलो हम लोग निमोली खरीद रहे हैं और उसको यूरिया में हम लोग लेपित कर रहे हैं। तो हमारी किसानों से अपील है कि जो हमने 1 लाख पेड़ दिए हैं, उन नीम के पेड़ों को लगाएं और नीम की जो निमोली है उसका कलेक्शन करें और हमारे लोगों को 15 रुपये किलो पर बेचें। विश्व स्तर पर गर्माती धरती यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पशुधन पर भी पड़ रहा है, मगर वही गर्व की बात यह है कि भारतीय गायों में ताप सहने की अनोखी क्षमता है। यही कारण है कि विश्व के कई देशों में भारतीय गायों की मांग बढ़ रही है। प्रस्तुत है गौरवान्वित करती ये रिपोर्ट। भारत का गौरव देशज गायें अपनी विशिष्टताओं के बल पर विदेशी और संकर नस्ल की गायों को मात दे चुकी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि विदेशी और संकर नस्ल की गायों में बढ़ते ताप को सहने की क्षमता कतई नहीं है, जो विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। साथ ही नस्ल सुधार में भी बाधा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दृष्टि से देशज गायें बेहतर ताप सहनशीलता दिखा रही हैं। इसी गुण के कारण आज विश्व के कई देशों में भारतीय देशज गायों की मांग बढ़ रही है। केंद्र सरकार की गोकुल ग्राम योजना को अब नया और प्रभावी रूप दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये केंद्र अब अपनी जरूरतों के लिए स्वयं आय अर्जित करेंगे। इस तरह से पशुपालक भी लाभान्वित होंगे। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। देशज पशुओं के विकास के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
राष्ट्रीय गोकुल ग्राम की अब स्वावलंबी यानी खुद आय अर्जित करने वाला बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब इन केंद्रों से गाय के दूध, जैविक खाद, केचुआ खाद और आश्रित गौमूत्र की बिक्री की जाएगी। यही नहीं, गोकुल ग्राम द्वारा गाय के गोबर से बायोगैस भी पैदा की जाएगी। साथ ही शेष बची स्लरी का प्रयोग बेहतर खाद के रूप में किया जाएगा। गर्माहट लिए जेठ माह की शुरुआत है। ऐसे में देश के विभिन्न भागों में मौसम का जायजा लिया जाए और ये भी जाना जाए कि इन दिनों क्या कुछ कृषि क्रियाएं की जानी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। देश के मैदानी भागों, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बरसात होने की उम्मीद है। उत्तर पूर्वी भागों, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा में भी बादल छाए रहने के आसार हैं। देश के निचले व तटवर्ती इलाके, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे व कई स्थानों पर बरसात होने का अनुमान है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी मेहनत लगातार रंग ला रही है। यानी कि हमारे वैज्ञानिक और आप किसान भाइयों ने मिलकर इतनी पैदावार बढ़ा दी कि हमारे पास अभी भी पूर्ण तरह भंडारण गृह नहीं है। और भारत सरकार ने भंडारण गृह विकास प्राधिकरण की भी स्थापना की है, WDRO। ये क्या है, इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है और किसानों के लिए क्या कुछ फायदा है, आइए इन सब बातों की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं WDRO के चेयरमैन श्री GC चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जो WDRO की स्थापना की थी, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था? भारत सरकार ने वर्ष 2007 में WDRO एक्ट पास किया और अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य थे कि किसान भाई जब उत्पादन करते हैं किसी उपज का, तो सीज़न में इसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। तो एक तो उद्देश्य यह है कि उसको संरक्षित रख सकें जिससे कि उसमें नुकसान न हो। दूसरा उद्देश्य यह है कि उनको जब वो अपनी उपज रखते हैं भंडारण के लिए तो धनराशि की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे वो बैंक में रसीद मिलती है, उसको दिखा के ऋण ले सकें जिससे उनकी वो आवश्यकता पूर्ति हो जाए। और इस रसीद के माध्यम से वो इसकी कमोडिटी एक्सचेंज में इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इसके ये मूलतः 3 उद्देश्य रहे। कमोडिटी ट्रेडिंग हो सकती है, बैंक से लोन मिल सकता है और उनका उत्पाद संरक्षित ढंग से रखा रह सकता है, जो कि सीज़न गुजर जाने के बाद जिसकी दाम बढ़ जाती है और वो बड़े दाम पर उसको बेचकर अपना लाभ ले सकते। चतुर्वेदी साहब, हमारे किसान भाई भंडारण गृह में अपना अनाज, अपने जो भी उत्पाद है उसको रख के किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? किसान भाई भंडारण गृह में जब अपना सामग्री, कोई भी कृषि उत्पाद रखते हैं तो उसको रख के सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही उठा सकते हैं कि वो उत्पाद उनका संरक्षित ढंग से, बहुत सिक्योर ढंग से रखा रह सकता है। ये भंडार गृह ऐसे होते हैं जिनको कि हम इंस्पेक्शन करते हैं, जिनका निरीक्षण करने के बाद उनका हम अपने यहाँ पंजीकरण करते हैं। तो उनमें वो सभी चीज़ें आवश्यक जो कि हैं संरक्षण के लिए, उनको हम पहले से देख लेते हैं और उसमें उत्पाद रखने के बाद वो उसको समय आने पर उसको बेच सकते हैं, ऋण ले सकते हैं या कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं।
तो ये 3 लाभ उनको मिल सकते हैं। चतुर्वेदी साहब, जब भी किसान आपके भंडार गृह पे जाए तो उन्हें क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी जिससे कि वो उसी लाइन में शुरू हो जाए? जब किसान भाई किसी भंडार के लिए किसी भंडार गृह में जाते हैं तो उनको अगर वो देख लेंगे कि ये भंडार गृह WDRA से पंजीकृत है तो उसमें कुछ लाभ उनको स्वतः मिल जाते हैं। जब हम किसी भंडार गृह को पंजीकृत करते हैं उससे पहले देखते हैं कि उस भंडार गृह में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसका भवन ठीक से बना हुआ है नहीं बना हुआ, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, इतना प्लिंथ एरिया उसका है कि जिस पे चूहे हुए नहीं तो चढ़ जाते, कोई भी जात इंसेक्ट्स या चूहे चढ़ जाएं तो वो नुकसान कर सकते हैं उत्पाद का। हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पर अगर कभी आग लगे तो उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम है या नहीं है। ये देख लेते हैं हम लोग कि वहाँ पर सही सिक्योरिटी है या नहीं है, चाहे फेंसिंग हो चाहे बाउंड्री वॉल हो, ये ठीक होनी चाहिए। जो उत्पाद वहाँ रखे जाएं उसका बीमा कराया गया है नहीं कराया गया, तो ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं वहाँ पर। इनको देखने के बाद पंजीकरण करते हैं। किसान भाई अपना उत्पाद लेके जब ऐसे भंडार गृह में जाते हैं तो उनके लिए कोई और आवश्यकता नहीं है कि कोई और अर्हता पूरी करते हो तब अनाज उनका वहाँ पर रखा जाएगा। वो वहाँ ले जाएं, उसके बाद सही ढंग से तौल हो सकती है उसकी वहाँ पर, ये भी हम लोग देखते हैं। उसकी अनाज की या जो भी वस्तु वो ले जाते हैं कृषि उत्पाद, उसकी वहाँ पर छोटी मोटी टेस्टिंग का इंतज़ाम भी होता है। और अगर बड़ी टेस्टिंग की ज़रूरत है तो उसको बाहर से जो और बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ हैं, जो प्रयोगशालाएं हैं, उनमें उनका टेस्टिंग हो सकता है। तो ये सब चीज़ें स्वतः उनको ये सुविधाएं किसान भाइयों को मिलती हैं। बस उनको वहाँ पर उत्पाद ले जाके और एक रसीद लेनी होती है, जिसको कि हम लोग सामान्य तौर से अगर वो उत्पाद खुद ही वापस लेना है तो हम कहते हैं कि ये रसीद WR है, वेयर हाउस रिसीट है। लेकिन अगर उस रसीद को दिखाकर उनको बैंक से लोन भी लेना है तो वो NWR कहलाती है, जिसे हम कहते हैं नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। तो इस पर निर्भर करता है कि उसका वो क्या प्रयोग करना चाहते हैं। अगर ट्रेडिंग या बैंक से लोन है तो NWR लेना है, अगर अपना सामान वहीं रख लेना है तो उसको सादा WR मिल जाएगी। चतुर्वेदी साहब, हमारे जो भंडारण गृह हैं उनको आधुनिक बनाने के लिए आपका प्राधिकरण उनकी किस तरह की सहायता करता है? हमारे जो भंडार गृह पुराने हैं वो पुराने ढंग से बने हुए हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मानक के अनुरूप नहीं बनी हुई हैं। अब हम लोगों ने जो इसमें कार्यक्रम रखा है, जब भंडार गृह को हम पंजीकृत करते हैं तो ये सब चीज़ें देख लेते हैं कि वो मानक के अनुरूप हैं नहीं। जहाँ तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है भंडार गृह बनाने में, ये कार्यक्रम कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है नाबार्ड के सहयोग से, जिसमें कि वो नए भंडार गृह बनाने में आर्थिक मदद देते हैं। एक सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। ये अनुदान उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है और इस कार्यक्रम के तहत बहुत भंडार गृह बनाए गए हैं। लगभग 30,000 से 35,000 के करीब भंडार गृह इसी योजना के तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए हैं। इनमें एक चीज़ जो ख़ास तौर से हम लोगों ने जिस पर कि बार बार आग्रह किया है और जिसका पालन भी किया जा रहा है, वो ये है कि भंडार गृह ऐसा बने जिसमें कि वैज्ञानिक ढंग से कृषि उत्पाद को संरक्षित रखा जा सके। तो जैसा मैं कह रहा था पहले भी कि उसकी प्लिंथ सही हो, उस भंडार गृह में हवा के आने जाने की व्यवस्था सही हो, सही ढंग से दरवाजे बने हों, सही ढंग से टर्बो लगा हो, उसमें तापमान इतना ना हो जाए कि अंदर बहुत ज़्यादा अनाज सूख जाए, कोई भी खाद्यान्न। तो ये सब चीज़ें उसमें ख़ास तौर से ध्यान रखी गई हों और ये हम पंजीकरण से पहले स्वयं देख लेते हैं, तभी हम उसका पंजीकरण करते हैं। चतुर्वेदी साहब, वेयर हाउस ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें, इसके लिए प्राधिकरण क्या प्रयास करता है? भाटी जी, इसमें भंडार गृह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पंजीकृत हों, इसके लिए हमने बहुत ही एक सरलीकृत प्रक्रिया रखी है पंजीकरण के लिए, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम उनसे मांगते हैं। जैसे कि भंडार गृह उसका है, उसका मालिक है, या उसने किराए पे लिया है, उसने उसको लीज़ पे लिया है, या किसी और कॉन्ट्रैक्ट में लिया है, ये हम उससे खाली अभिलेख मांगते हैं। उससे हम ये मांगते हैं कि ये वो बताए कि इस भंडार गृह में उसने क्या इंतज़ाम कर रखे हैं, चाहे वो सुरक्षा के इंतज़ाम हो, फायर फाइटिंग के इंतज़ाम हो, या जब उसमें कृषि उत्पाद आएगा तो फ्यूमिगेशन होता है जिससे कि कीड़े ना आएँ, उसका क्या इंतज़ाम कर रखा है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे का क्या इंतज़ाम कर रखा है, उसने तौल का क्या इंतज़ाम कर रखा है, उसने उसके गुणवत्ता के
परीक्षण का क्या इंतज़ाम कर रखा है। ये मोटी मोटी चीज़ें हम देखते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि जब किसान वहाँ जाए तो उसको ये सुविधाएं स्वतः मिल जाएं। और उनके हमने बीच में एक एजेंसी रखी है जिसको हम कहते हैं एक्रेडिटेशन एजेंसी। वो एजेंसी के अधिकारी वहाँ जाकर उसका निरीक्षण करते हैं, रिपोर्ट उसकी बनाते हैं और एक एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। वो सर्टिफिकेट लेके हमारे यहाँ वो पंजीकरण के लिए अप्लाई करता है और हम उसको पंजीकृत कर देते हैं। इसमें एक ज़रूर मैं आपसे ये कहूँगा जी, अभी ये सारी प्रक्रिया कागज़ के माध्यम से हो रही है, इसको हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं। हमने एक अपने यहाँ योजना ले रखी है जिसको कि हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट रूपांतरण जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्कीम है जिसमें हम पेपरलेस ऑफिस कर रहे हैं, कोई कागज़ का इस्तेमाल ना हो, और पंजीकरण भी उसका एक हिस्सा है, जिससे कि जब किसी भंडार गृह स्वामी को पंजीकरण कराना हो तो ये सारे अभिलेख वो अपने कंप्यूटर के माध्यम से हमारे यहाँ भेज दें और हम कंप्यूटर के माध्यम से ही उसको पंजीकरण जारी कर देंगे। ये प्रक्रिया अभी हमारे यहाँ चल रही, मतलब इसका हम विकास कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि 6-8 महीने में इसको हम लागू कर देंगे। आज की तिथि में हम कागज़ के माध्यम से सारे कागजात लेते हैं, परीक्षण करते हैं और फिर पंजीकरण करते हैं। चतुर्वेदी साहब, जो हमारे वेयर हाउस के जो प्रबंधन में काम लोग कर रहे हैं उनको कोई ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देते हैं? जी हाँ, हम लोग जो वेयर हाउस के प्रबंधन में लगे हुए हैं उनको 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हम लोग को ये अंदाज़ा है कि ज़्यादातर लोग इसमें बिना प्रशिक्षण के ही लगे हुए हैं और उनको पूरा अंदाज़ा नहीं है कि वैज्ञानिक ढंग से किस तरीके से वेयर हाउस का अपकीप या रक्षण किया जाता है। और इसके साथ ही साथ हम किसान भाइयों को भी ट्रेनिंग देते हैं। उस भंडार गृह के चारों ओर के जो किसान भाई हैं उनकी भी 1 दिन की हम प्रशिक्षण शालाएं आयोजित करते हैं और ये काम हम विभिन्न संस्थाएं जो हमारी जगह जगह पर बनी हुई हैं उनके माध्यम से करते हैं। ये संस्थाएं सहकारी क्षेत्र में हैं, ये संस्थाएं हमारे विभिन्न मंत्रालयों की हैं, ये संस्थाएं राज्य सरकारों की हैं, जो ये ट्रेनिंग 1 दिन की किसान भाइयों को और 5 दिन की वेयर हाउस प्रबंधक हैं उनको प्रशिक्षण हम देते रहे। चतुर्वेदी साहब, हमारा देश तो बहुत बड़ा है, काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ, भंडारण भी बहुत ज़्यादा है, भंडारण गृह जो, तो क्या समय समय पर कुछ निरीक्षण करते हैं आप जाके भाई किस तरह की व्यवस्था चल रही है? जी हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। किसान भाइयों को इस बात की चिंता रहती है कि जब हमने वहाँ सामान रख दिया उसके बाद ये क्या गारंटी है कि उसको वो सही सलामत बना रहेगा, जब हम लेने जाएंगे तो वैसा का वैसे ही उसी मात्रा में और उसी गुणवत्ता में मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने निरीक्षण के कई स्तर रखे हैं। पहला निरीक्षण तो पंजीकरण से पहले होता है, वो तो सामान्यतः खाली भंडार गृह का हो जाता है। उसके बाद के निरीक्षण हम लोग करते हैं जब वो सामान रखना प्रारंभ कर लेते हैं। ये निरीक्षण भी हम कुछ एजेंसीज़ हैं जिनके माध्यम से कराते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इतना खुद मैन पावर स्ट्रेंथ नहीं है कि हम कर सकें, लेकिन वो निरीक्षण हम विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं जिनसे एक्रेडिटेशन करा रहे हैं। वही लोग जाते हैं समय समय पर और इस बात का निरीक्षण करते हैं कि जैसा बताया गया है उसी हिसाब से सब काम हो रहा है, या उस जैसे मान लीजिए कि उत्पाद आया तो गेट पर जब उत्पाद आता है तो उसका किस तरीके से उसका तोलन हो रहा है, जो उसका भार लेते हैं कैसे ले रहे हैं, वहीं ले रहे हैं या धर्म कांटे पे ले जा रहे हैं, कैसे उस सामान को अंदर ले रहे हैं, कैसे उसकी गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें फ्यूमिगेशन कर रहे हैं, कैसे उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, किस आवृत्ति पे कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जब हमारी एजेंसी जाती है तो इस बात का पता लगाती है। और इसके साथ ही साथ ये तो हो गया उत्पाद संबंधी निरीक्षण। जो भंडार गृह चला रहे हैं उनकी वित्तीय स्थिति का भी हम आकलन करते रहते हैं, उनका ऑडिट करते हैं कि जिससे पता रहे कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी तो नहीं हो गई कि वो ठीक से चला ना पाएँ। अगर कभी कोई नुकसान हो जाए तो वो उसकी भरपाई करने में सक्षम है या नहीं। तो ये दोनों तरीके के निरीक्षण हम अपने यहाँ प्राविधानित हमने किए हैं। इनको और बड़े स्केल पर जब हम इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं तब इसको करने का इरादा है। उसमें निरीक्षण होगा और स्वतः रिपोर्ट अपने आप हमारे पास आ जाएगी हमारे पोर्टल पर, उसको कोई भी देख सकता है। ऐसे ही ऑडिट की रिपोर्ट अपने आप आ जाएगी और उसको कोई भी देख सकेगा, जिससे कि सभी को पता रहे, सभी किसान भाइयों को, अगर वो जानना चाहें कि जिस भंडार गृह में वो अपना सामान रख रहे हैं उसकी क्या स्थिति है। चतुर्वेदी साहब, आखिर में आपकी भविष्य की क्या योजना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भंडार गृह अच्छे हों, आधुनिक हों और हमारा जो खाद्य सुरक्षा का मामला वो बना रहे? आजकल हम लोग अपने
संगठन में एक स्कीम चला रहे हैं, प्रोजेक्ट रूपांतरण, जिसके तहत हमारी भविष्य की योजना बहुत बड़े स्केल पर इसमें ऐसे परिवर्तन लाने की है जो कि भंडार गृह मालिकों के लिए और किसान भाइयों दोनों के लिए अधिक से अधिक सुविधा उत्पन्न कर दे। जो हमसे जब वो डील करें तो उनको ये कठिनाई महसूस न हो कि पंजीकरण में देर लग रही है या भंडारण में कोई भी विवाद पैदा हो गया तो उसका किस तरीके से निस्तारण होगा। तो सबसे पहला तो ये है कि इसके लिए हम एक रिपोजिटरी की स्थापना कर रहे हैं। रिपोजिटरी से मेरा मतलब ये है कि जब भी भंडार गृह कोई रसीद जारी करेगा सामान रखने की तो वो रसीद इलेक्ट्रॉनिक होगी जी, और वो इलेक्ट्रॉनिक रसीद अपने आप एक जगह जाके जमा हो जाएगी और कोई भी उस रसीद को ये कर सकता है कि जैसे बैंक से लोन लेना है तो वो रसीद बैंक वहीं से ले लेगा और उसके खिलाफ लोन दे देगा और उस सामान को ये कह देगा कि अब इस सामान को आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि इसके ऋण की पूरी भरपाई न हो जाए। ऐसे ही जब वो ट्रेड में जाएगा तो ट्रेड में एक आदमी ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, तो जिसने खरीदा उसका नाम अपने आप उसमें आ जाएगा। तो ऐसी एक रिपोजिटरी बना रहे हैं। जैसे ये आप समझ सकते हैं, इससे जैसे शेयर का ट्रांसफ़र होता है, इस तरीके से ही हमारी ये रसीद के जारी होने से लेके और जब तक सामान जिसने लिया है उसको न मिल जाए तब तक के लिए इसकी लाइफ रहेगी और ये इलेक्ट्रॉनिक तौर से ही मूव करेगी, कोई कागज़ नहीं इसमें चलेगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये ला रहे हैं। और दूसरा परिवर्तन ये है कि पंजीकरण हम ऑनलाइन करेंगे और इंस्पेक्शन सारे ऑनलाइन हमारे पोर्टल पर रहेंगे, ऑडिट सारे हमारे पोर्टल पर रहेंगे। तो इसमें हम टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत बड़े स्तर पर करने का प्लान बना रहे हैं जिससे कि लोगों को सुविधा हो जाए और कागज़ करीब करीब ख़त्म हो जाए। कागज़ रहने में इसमें थोड़ा सा कभी कदार ये रहती है गुंजाइश, किसी की रसीद खो गई, अब वो परेशान घूम रहा है। इलेक्ट्रॉनिक रसीद रहेगी तो उसके खोने का सवाल ही नहीं उठता, जब चाहें तो आप उस रसीद को हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा प्लान हमारा ये है, करीब 1.5 साल का, जिसके अंत में जाके हर चीज़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटाइज हो जाएगी और किसान भाइयों को और वेयरहाउस मालिकों दोनों को ही इससे बहुत ही लाभ रहेगा। चतुर्वेदी साहब, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे किसान भाई आपके WDRA से फ़ायदा उठाएं और किसान की तरक्की, देश की तरक्की। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन DD, फेसबुक पर
facebook.com/कृषि दर्शन DD। और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी, youtube.com/user/कृषि दर्शन DD। भेजे हमें मेल कृषि दर्शन DD@gmail.com पर। किसान बहनों भाइयों, कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, आपकी चिट्ठी आपके ईमेल कार्यक्रम रहेगा। और इसी के साथ हम चाहते हैं विदा, फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी के साथ। सब भाई बहनों को नमस्कार।